हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जो जिस रीज़न से वो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो रीज़न कभी यूज़ नहीं किया गया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने रिज़ाइन कर दिया। ओके, इनका रीज़न क्या है? इन्होंने क्या रीज़न साइट किया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये रीज़न पहली बार दिया गया है। वीपी ने पहले भी रिज़ाइन किए हुए हैं इंडिया में। ही वॉज द 14th वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन इनका रीज़न फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया है। तो अब ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वेकेट हो चुका है। और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का क्या मतलब है कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जो है राज्यसभा के, वो अवेलेबल नहीं है और मॉनसून सेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये जो क्राइसिस है इसको अपन बेसिक डिटेल में देखेंगे कि क्या चीज़ हुई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इसको कैसे सपोर्ट करता है, नेक्स्ट इलेक्शंस कब हो सकते हैं, कौन करवाएगा। ठीक है, सारी डिटेल देखते हैं, गॉसिप पे नहीं जाएंगे। ठीक है, मीडिया में बहुत गॉसिप होती है, गॉसिप से अपन को मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज़ है ना। होम मिनिस्ट्री नोटिफाइज रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। राज्यसभा ने कंफर्म कर दी है ये न्यूज़। और ये आर्टिकल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस आर्टिकल को आपने न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, जहाँ तक मुझे लगता है टीवी मीडिया वाले तो नहीं यूज़ कर रहे हैं इसको इतना ज़्यादा, वो थोड़ा गॉसिप में चले गए, बट आपने न्यूज़पेपर्स में ये ज़रूर देखा है। आर्टिकल 67A। आर्टिकल 67A क्या है? आर्टिकल 67A जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के बारे में बात करता है, यानी कि ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट जो है उसके वेकेट होने की पॉइंट को डिफाइन करता है। वाइस प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। तो जगदीप धनखड़ जी ने अपना रेजिग्नेशन किसको दिया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को दिया, और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया है। राइट, उन्होंने शायद शाम को ही उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये लाइन है ना, वाइस प्रेसिडेंट में एड्रेस टू प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। किसको ये रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस किया जाता है? ये प्रोटोकॉल की चीज़ होती है कि कौन किसके सीनियर है, कौन किसका जूनियर है। ये इस सीक्वेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रोसेस क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट ने अपना एक रेजिग्नेशन लेटर रिटन फॉर्म में प्रेसिडेंट को दिया। रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया तो उनका रेजिग्नेशन इफेक्टिव इमीडिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर वो अपना मतलब सामान उठाओ और अपने घर चलो वाला सब बात हो जाती है, ऑफिस खाली हो जाता है। अभी तक कोई एडिशनल पार्लियामेंट्री अप्रूवल या फिर किसी भी टाइप की फॉर्मल अप्रूवल की कोई बात नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन नहीं है, किसी को अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, राष्ट्रपति से ऊपर कुछ नहीं है ना। ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। अभी शी हैं तो शी इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। अगर हेड ऑफ द स्टेट ने कुछ चीज़ एक्सेप्ट कर ली है और उसको येस कह दिया है तो इट्स डन। ठीक है, ये आपका आर्टिकल आपको वर्बैटम याद करना है ना। आर्टिकल 67A, आई डोंट नो, रट लो इसको, इसके ऊपर कोई स्टोरी बनाओ, बट ये वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन वाला आर्टिकल आपको आना चाहिए। ओके, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन हाँ, ये अब टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग। अब नए वाइस प्रेसिडेंट चाहिए कंट्री को। ऐसा तो है नहीं कि राज्यसभा बिना चेयरमैन के फंक्शन कर जाएगी। ठीक है, चेयरमैन चाहिए राज्यसभा को। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा, यानी कि जो कंट्री का जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनके इलेक्शन का प्रोसेस आपको आर्टिकल 66 में दिया हुआ है। इस आर्टिकल का कहना है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा और वो कौन होंगे, उसमें कौन कौन होंगे? लोकसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स, और ये दोनों मिलके एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से अपना वाइस प्रेसिडेंट चुनेंगे। इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जैसे, आप जैसे कॉमन सिटीजन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हमने जिनको चूज करके अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के संसद भेजा है, वो फाइनली एक दूसरा वाइस प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे। ठीक है, इसलिए ये इनडायरेक्ट होता है ना। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। डायरेक्ट इलेक्शन कौन से होता है? जिसमें अपन एमपी एमएलए ये सब चुनते हैं। ओके, चलो, तो इसमें क्या लिखा है? वीपी जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ये रहा वर्ड। और कौन इलेक्ट करता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। कंसिस्टिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस यानी कि हाउस ऑफ द पीपल आपका लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग द नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये लाइन आपको याद रखनी है, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो इसमें और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या डिफरेंस है? उसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, और भी डिफरेंसेस हैं बट ये मेजर डिफरेंस है। ओके, चलो, नेक्स्ट इसका पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसटीवी। मैंने क्या बोला था? सिस्टम ऑफ proportional representative by means of single transferable vote, STV, single transferable vote, proportional representation by STV, ये आपको लर्न करना है।
मैं भी समझाती हूँ कैसे काम करता है। अगर सिर्फ 2 कैंडिडेट्स हैं तो बहुत आसान है, जिसने भी 50% प्लस 1 वोट अगर पा लिया तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो ये कैसे काम करता है PRYSTV, वो मैं बताती हूँ। पहले अपन देखते हैं और क्या क्या इनपुट है इसमें न्यूज़ में। एलिजिबिलिटी, ये वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल से ज़्यादा की आपकी उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्वालिफिकेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन से होते हैं? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की कोई जॉब नहीं कर रहे हो आप, लोकल अथॉरिटीज़, ये गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो रही है, वो नहीं कर रहे हैं। और किसी भी टाइप की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आपका कोई होल्ड नहीं है, ठीक है, कोई आप पोस्ट होल्ड नहीं करते हैं। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होते हैं। अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी में या फिर एनजीओ चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं ना, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। ये पॉइंट्स आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं, ठीक है। तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज आपकी होनी चाहिए, 35 ईयर्स ओल्ड आपकी एज होनी चाहिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए ज़रूरी है वो आपको कंप्लीट करनी है, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है। ये आपकी एलिजिबिलिटी है। अब देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस कैसा है। इलेक्शन प्रोसेस इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। और आर्टिकल है आर्टिकल 324। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का आर्टिकल 324 ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूज़ करता है और इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। इसमें एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो कि सेक्रेटरी जनरल होता है, या तो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक का, आपने पिछली बार सेक्रेटरी जनरल यूज़ किया था किसी एक हाउस का, तो अब की बार भी वही हाउस का हो। इसको कन्वेंशनली देखा गया है कि रोटेशन बेसिस पे ये सेक्रेटरी जनरल को चेंज करते हैं। जैसे पिछली बार अगर लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को यूज़ किया गया था एज ए रिटर्निंग ऑफिसर, तो इस बार राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को यूज़ किया जाएगा फॉर रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होते हैं? जो वहाँ पर उस वक्त खड़े होकर बैलेट के सामने बैठे हैं और इलेक्शंस को कंडक्ट करवा रहे हैं, उसको रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, है ना। और कौन करवाता है ये प्रोसेस? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया में जो भी इलेक्शंस होते हैं ना, ये सारे इलेक्शन कमीशन के काम है, ठीक है ना। ओके, हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं ना, उनका नॉमिनेशन कैसे सेलेक्ट किया जाता है। 20 आपके पास में प्रपोजर्स होने चाहिए और 20 MP आपके सेकेंडर्स होने चाहिए, यानी कि 20 MPs। और बाय द वे ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से हो सकते हैं। राज्यसभा के चेयरपर्सन को चूज कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन लोकसभा के ही 20 प्रपोजर्स हों और फिर 20 सेकेंडर्स लोकसभा के ही हों तो वो नेम वैलिड होगा। कोई भी एक नाम है, जैसे मेरा नाम ही लिख देते हैं अपन, मेरे को बना दो वाइस प्रेसिडेंट, बन जाऊँ क्या? ठीक है। मेरे पास में 20 MP ऐसे हों जो मेरे नाम को प्रपोज करें कि भाई इनको बना देते हैं अपन वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और इन 20 के अलावा ऐसे 20 MP और होने चाहिए जो मेरे नाम को इन्होंने जो नाम प्रपोज किया है, यानी कि मेरा नाम जो प्रपोज किया है उसको सपोर्ट करें। ये तो करते हैं प्रपोज, है ना, और ये करते हैं सपोर्ट। समझ में आ गया? तो इनका प्रपोजल और इनका सपोर्ट, यानी कि सेकंड, जिसको कहते हैं आई सेकंड योर थॉट्स, यानी कि मैं आपके जो आपने बात बोली है मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, मैं उसको एक तरह से एंडोर्स करती हूँ, राइट। तो ये जो 40 लोग हैं ना, ये मिलके एक नाम देंगे, और वो नाम अगर 40 का नंबर कंप्लीट हो जाता है, 39 है नहीं चलेगा, 41 है चलेगा, पर 40 मिनिमम है, ये 40 लोग जो नाम देंगे वो नाम आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा। STV का जो मैंने बताया था ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो इसमें है ना क्या, अगर सिर्फ 2 नेम्स हैं तो इजी है, 50% वोट्स प्लस 1 वोट, ठीक है, 50% वोट्स प्लस 1 वोट, तो ये तो इजी हो जाएगा आपके लिए देखना कि भाई ठीक है, ये तो आसानी से मेजॉरिटी मिल गई तो VP बना लो। लेकिन अगर यहाँ पर 3 नाम हुए तो उनमें से नाम ऐसे प्रपोज किए जाते हैं, ऐसे डिसाइड किए जाते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, डिपेंड करता है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, संसद में, पार्लियामेंट में उनकी क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं अपन सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या होता है। 3 नेम से लेकर चलते हैं अपन, क्योंकि अगर सिर्फ 2 ही होंगे, मान लेते हैं कि 3 कैंडिडेट्स हैं, तो मिस मनीषा, है ना, ये एक कैंडिडेट हो गए, मिस्टर राहुल, है ना, और तीसरा कैंडिडेट कर देते हैं मिस्टर शाहिद, ठीक है। ये 3 नाम कर देते हैं कि हमारे पास में, हम तीनों के पास में प्रपोजर्स हैं, सेकेंडर्स हैं, और हमारा नाम डिसाइड कर लिया है EC ने कि भाई ये 3 कैंडिडेट्स हैं, अब इसमें से आपको VP चुनना है, ठीक है। दिस इज अ जोक बाय द वे, हमें कोई VC नहीं बना रहा है, VP नहीं बना रहा है, आई एम सॉरी। समझ में आ गया? ओके। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है?
पहली बात तो लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं अपने, लोकसभा में अपने मेंबर्स हैं 543 मेंबर्स, है ना, और राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं 245 मेंबर्स। ये अपने लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं। टोटल इसमें नॉमिनेटेड वगैरह सब आ गए, और कोई पोस्ट अगर वेकेंट है, कोई सीट अगर वेकेंट है तो वो भी काउंट हो गया। वो वैकेंसी वाली चीज़ बाद में डिसाइड की जाती है कि जो वेकेंट है उसको किस तरह से अपन को डिडक्ट करना है, वो हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। मैं 100% उसको लेके चल रही हूँ, रिप्रेजेंटेशन को लेके चल रही हूँ। टोटल कितने हो गए 788 लोग वोट डालेंगे, है ना। 788 का हाफ कितना होता है 394 होता है, ये 788 का हाफ हो गया। तो ये तो आपका 50% हो गया, इसमें प्लस 1 वोट, एक वोट की और ज़रूरत है और आपका मेजॉरिटी का मैजिक नंबर आ जाएगा। यही ऐसे ही निकलती है ना मेजॉरिटी, इसी को मैजिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। सरकार कैसे बनती है, जब 545 का 243 प्लस 1 वोट होता है, वो मैजिक नंबर होता है। अगर आपने इतनी सीट पाली तो आपकी सरकार बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैजिक नंबर है, तो ये मैजिक नंबर है 395 वोट्स का। जिस कैंडिडेट को पहले वोट, अब ये वोटिंग होएगी, ठीक है, सीक्रेट बैलेट है, सब लोग आएंगे, बैलेट के ऊपर 3 नेम्स लिखे हुए हैं और वो अपनी प्रेफरेंस बताएंगे कि भाई मेरी पहली प्रेफरेंस मिस मनीषा हैं, तो उसके ऊपर 1 लगा देंगे, और दूसरी प्रेफरेंस मिस्टर राहुल हैं, उसके ऊपर 2 लगा देंगे, और तीसरी प्रेफरेंस मिस्टर शाहिद हैं, तो उसके ऊपर 3 नंबर लगा देंगे, उसको फोल्ड करेंगे और बैलेट के अंदर डालेंगे, स्माइल देंगे और वापस चले जाएंगे अपनी सीट पे, ठीक है। ये अब जब तक 788 लोगों ने एमपीज़ ने वोट दिया, ठीक है, उसके बाद में होती है उसकी काउंटिंग। सारा बैलेट को खोला जाएगा उनके सामने, रिटर्निंग ऑफिसर बैलेट खोलेंगे, एक एक वोट को काउंट किया जाएगा और उसके बाद में पता लगाएंगे कि भाई किसको कितने वोट पड़े। अगर ये फर्स्ट राउंड था, अगर फर्स्ट राउंड में मुझे 395 वोट्स मिल जाते हैं तो मैं आपकी नई वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगी। समझ में आ गया। लेकिन अगर मेरे को 395 वोट्स नहीं मिलते हैं, मेरे को मिलते हैं, ये आपका मैजिक नंबर है ना, फर्स्ट राउंड में 395 वोट्स मुझे मिल गए, मैं आपकी वीपी घोषित हो जाऊंगी और फिर शपथ ले लेंगे अपन, प्रेसिडेंट के पास चलेंगे कि अपन को वीपी बना दो भैया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये अपन का मैजिक नंबर अचीव हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 395 का नंबर नहीं पहुंचा, मान लेते हैं 390 का नंबर पहुंचा है, 5 वोट मेरे पास कम है, तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे वो कि इमेजिन कर लेते हैं कि राहुल के पास में 300 वोट्स हैं, 690 हो जाएंगे, हाँ 300 वोट्स हैं, और ये फर्स्ट प्रेफरेंस की बात है, पहली प्रेफरेंस की बात हो रही है। राहुल के पास में फर्स्ट प्रेफरेंस में 300 वोट्स हैं, सेकंड प्रेफरेंस में 294 वोट्स हैं, और थर्ड प्रेफरेंस में जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो वोट्स होंगे, XYZ वोट होगा, ठीक है। और शाहिद के पास में कम वोट्स आए हैं, शाहिद के पास में अपन अज्यूम कर लेते हैं 400 500 600 700, तो 90 नहीं 80 रहेगा। ऐसा नंबर ही नहीं होने चाहिए, है ना, मैं बहुत परेशान होती हूँ। मान लेते हैं कि 70 वोट्स हैं, ठीक है ना। कई लोगों ने खाली भी छोड़ दिया होगा, मुझे तो तीनों ही कैंडिडेट पसंद नहीं है, नंबर ही गलत है ये, कोई बात नहीं, 78 वोट्स हो जाएंगे बाय द वे, है ना, 78 वोट्स हो जाएंगे। जैसा भी है, इनको फर्स्ट प्रेफरेंस 78 वोट्स मिले थे, सेकंड प्रेफरेंस डजंट मैटर, थर्ड प्रेफरेंस डजंट मैटर। अब इनके पास क्या है, इनका जीतने का चांस ऑलमोस्ट निल है ना। ये 300 वालों में फाइट चल रही है, ये 78 वोट्स जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, और जो सेकंड प्रेफरेंस के वोट्स थे और जो थर्ड प्रेफरेंस के वोट्स थे वो इन दोनों में डिवाइड कर दिए जाएंगे। मान लेते हैं कि सेकंड प्रेफरेंस इनके 35 वोट्स की थी, है ना, और थर्ड प्रेफरेंस इनकी 70 वोट्स की, नहीं 70 वोट्स तो थर्ड प्रेफरेंस में नहीं जाएंगे, 20 वोट्स कर देते हैं अपन। और सेकंड प्रेफरेंस किसकी थी, राहुल की थी, और राहुल के लिए थी, हाँ जी, ठीक है। तो सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस यहाँ पर अपन दिखा देंगे कि भाई 35 लोगों ने इनको सेकंड प्रेफरेंस दी और 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने इनको थर्ड प्रेफरेंस दी। अब क्या होगा कि इनके पास में और इनके पास में जो वोट डिफरेंस की कमी है वो ये वाले शिफ्ट कर दिए जाएंगे, प्रोपोर्शनेटली इनको ये वोट्स मिल जाएंगे। इसको कहते हैं ट्रांसफरेबल वोट, वोट्स को ट्रांसफर कर दिया, है ना। अब ये मैजिक नंबर, अगर उनके वोट्स मेरे को मिल जाते हैं और मेरे पास में मैजिक नंबर आ जाता है तो मैं वीपी बन गई। अब एक बार का राउंड कंप्लीट हो गया है, वोटिंग राउंड, और एक बार की ट्रांसफरेबल वोटिंग की
का राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसको कहते हैं पूरा एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं अभी भी मैजिक नंबर नहीं पहुंची। एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास में अभी अब जाके मेरे पास में ना 393 इतने वोट्स मेरे को अब जाके मिले हैं, ठीक है। तो अब होगी सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग, ठीक है। शाहिद जी जो हैं वो रेस से आउट हो जाते हैं, मेरे और राहुल जी के बीच में फाइट चल रही है। अब होगी सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग, वही 788 मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के वो आएंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे अपनी उसी पेज पे, सेकंड प्रेफरेंस देंगे, थर्ड प्रेफरेंस अब एग्जिस्ट नहीं करती है। अब मैजिक नंबर रीच कर जाएगा। अभी भी अगर रीच नहीं करता है तो इनकी जो थर्ड प्रेफरेंस वाले नंबर हैं वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे। समझ में आ गया? ये जनरली ये इतना डिफिकल्ट होता नहीं है जितना समझा जाता है। इसीलिए जब इनडायरेक्ट वोटिंग होती है ना पार्लियामेंट में, तो एक दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर और ईसी वगैरह ये सब एक मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, और उनको ये सारा समझाते हैं कि आपको वोटिंग ऐसे करनी है, ठीक है। नाराज़ होकर मत चले जाना बीच में कि अरे मैंने जिसको वोट दिया था उसका नंबर तो पहुंच जाना चाहिए था, हमारे इतने विधायक थे, विधायक नहीं सॉरी इतने सांसद हैं हमारे और वो जिता देना चाहिए था, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और बाय द वे इसमें आप विप भी जारी नहीं कर सकते ओके। ये पॉलिटिकल पार्टी खुद डिसाइड करके ही अपना नाम बताती हैं अपने कैंडिडेट का, तो फिर इसमें विप का कोई बात नहीं बनती है। ये समझ में आ गया? फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस। थर्ड प्रेफरेंस आपकी जितनी ज़्यादा नंबर वोट के कम होंगे उनकी प्रेफरेंसेस के जो वोट्स हैं वो उन दोनों या तीनों या चार जो भी आपके पास में ऑप्शंस हैं उनमें डिवाइड कर दिए जाएंगे जो ऑलरेडी टॉप की लिस्ट में हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 10 कैंडिडेट्स हैं ठीक है ना, 10 कैंडिडेट्स हैं, तो एक बार में एक आउट हो गया, तो अब कितने कैंडिडेट्स बचे? 9। तो वो जो कैंडिडेट आउट हो गए उनके टोटल वोट्स जो हैं इन 9 कैंडिडेट्स में डिवाइड कर दिए जाएंगे प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। जब ये 9 कैंडिडेट्स में डिवाइड हो जाएंगे तो इनके कुछ ना कुछ वोट बढ़ जाएंगे। अब जो सेकंड राउंड होगा वो इन 9 कैंडिडेट्स के लिए होगा। इसमें जो रैंक 9th होगी प्रेफरेंस के लिए उनको आउट कर दिया जाएगा, और जो 8 कैंडिडेट्स बचे हैं उनके अंदर उनके वोट्स डिवाइड कर दिए जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जब लास्ट में आके ये 2 बचे, कोई भी 2 नाम हो उन्हीं के बीच में फाइट हो सकता है कि जब 6 कैंडिडेट्स बचे थे ना तो सबने थक थका के और कोई एक नाम चूज़ कर लिया, बोले ठीक है मिस मनीषा को बना दो आप, तो हम तो थक गए, ठीक है। तो ये राउंड जो होते हैं दीज आर लेंदी, प्रोसीजर खुद लेंदी नहीं होता है क्योंकि 788 लोग वोट डाल रहे हैं, तो अपने आप में काउंट थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है ना, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। बट ये कॉन्सेप्ट यही है, जो आउट हो रहा है जिसके पास सबसे कम वोट हैं या जो सबसे लास्ट की प्रेफरेंस हैं उनके वोट्स जो नंबर 1 की प्रेफरेंस है वो नंबर 2 नंबर 3 जितने भी हैं उनमें डिवाइड कर दिए जाते हैं और उनका नाम हट जाता है लिस्ट से। फिर वापस राउंड कंडक्ट होता है। मैंने 2-3 बार रिपीट करके समझा दिया है, आई होप कि अब आ गया होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, PR/STV, यही होता है। अब जैसे मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, मैं जीत गई, ठीक है, तो मैं ओथ लूँगी, है ना। वो ओथ आपका मेंशन है आर्टिकल 69 में। ये आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद होने चाहिए, है ना। आर्टिकल बाय नेम आ जाता है कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। MCQs के क्वेश्चंस बनते हैं, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल्स की कोई कमी नहीं है, ठीक है, खूब क्वेश्चंस बनते हैं, गुड। और इनका ओथ का वर्डिंग ये होता है, आई मनीषा गठाला डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड to solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, और वो सारी की सारी ओथ लेके मैं फिर बाद में साइन कर दूंगी, प्रेसिडेंट के पैर छू लेंगे और अपन जाके चेयरमैन की एक्स ऑफिशियल चेयरमैन की सीट पे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। इट्स अ गुड ड्रीम, इजंट इट। चलो फिर है आपका ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसमें पता चलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेट हो गया है, जिस भी कारण से वेकेट हो गया है, ईसी को अब उस वैकेंसी को कब तक फिल करना है? जितना जल्दी हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स मेंशन है एज सून एज पॉसिबल। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड्स मेंशन है? एज सून एज पॉसिबल। इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि 60 डेज के अंदर अंदर इलेक्शंस होने चाहिए या फिर 30 डेज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए या फिर जो मॉनसून जो सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का या जो सेक्शन नेक्स्ट आएगा पार्लियामेंट का उससे पहले पहले होने चाहिए, कुछ मेंशन नहीं है। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अगर वेकेट हो गया है तो इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट द इलेक्शंस एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, ओके। इसीलिए जो टीवी पे आप न्यूज़ में देख रहे हो ना कि वो मारामारी चल रही है, किसका नाम आएगा किसका नाम आएगा, गवर्नमेंट आराम से बैठी हुई है, गवर्नमेंट को मतलब ही नहीं है क्योंकि कोई जल्दबाजी है ही नहीं, ठीक है, ओके। जो इलेक्टेड वीपी हैं, ये एक्स्ट्रा एक मिसलेनियस पॉइंट है। जो नए वीपी चूज़ किए जाएंगे, जैसे मेरे को चूज़ कर लिया नया वीपी, ठीक है, तो धनखड़ जी के कितना टाइम बचे थे? अभी 2 ईयर्स बचे थे, है ना।
उनकी सर्विस को सॉरी उनको ऑफिस में अभी 2 साल और सर्व करना था, लेकिन उन्होंने पहले रिज़ाइन कर दिया। अब उन्होंने मेरे को पार्लियामेंट ने मेरे को वीपी बना दिया, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं फुल 5 ईयर्स का टर्म कंप्लीट करूँगी। अगर मैंने रिज़ाइन नहीं किया या फिर मेरी किसी कारण से ऑफिस वेकेट नहीं हो जाता, मेरी डेथ हो जाती है या कोई भी कारण होता है, लेकिन अगर मैंने ऑफिस वेकेट नहीं किया है, मैं फुल टर्म सर्व करूँगी। ना तो मैं 2 ईयर्स जो उनका बचा हुआ है वो सर्व करूँगी, ना मैं 2+5 जो मेरा 5 होगा वो सर्व करूँगी। मैं 7 ईयर्स नहीं सर्व करूँगी, मैं 2 ईयर्स नहीं सर्व करूँगी, मैं 5 ईयर्स सर्व करूँगी। ठीक है, ये 5 ईयर्स का टाइम मेरा टाइम होने वाला है। जो डिफरेंस अमाउंट बचा है टाइम का, वो लैप्स हो जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी कौन से नंबर पे थे? 14th नंबर के वीपी थे। ठीक है, 14th वाइस प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड जो है वो 3 ईयर्स का ही टेन्योर रह जाएगा। ठीक है, 2 ईयर्स का अब किसी को कोई मतलब नहीं होने वाला है। गुड, चलो अब ये जो इंटरिम अरेंजमेंट है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मॉनसून सेशन है, ऐसा तो है नहीं कि राज्यसभा बिना चेयरपर्सन के ही काम करेगी। यू नीड समवन हु कैन सिट ऑन दैट सीट और फिर मैनेज कर सके पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को, है ना। तो अब वहाँ किसको बैठाएं? वहाँ बिठाएंगे डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। कौन है इस वक्त? हरिवंश नारायण सिंह जी हैं जो डेप्यूटी चेयरपर्सन हैं, और इनको इंटरिम बेसिस पे वाइस प्रेसिडेंट की राज्यसभा की चेयरपर्सन की सीट पे बिठाया गया है। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट का जो काम होता है, डेली जॉब होता है, उसको भी देखेंगे। बट ये ना तो वाइस प्रेसिडेंट कहलाएंगे ना चेयरपर्सन कहलाएंगे, ये कहलाएंगे इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। इंटरिम वाइस प्रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कहलाएंगे। ठीक है, ओके। अब इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट की चीज़ मेंशन नहीं है। जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अम्बेडकर जी के उसमें लीडरशिप के अंडर में, उन्होंने ये चीज़ मेंशन ही नहीं करी कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पूरी कैबिनेट बैठी है ना, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, सब प्रेजेंट हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो गई। तो अब इस वाइस प्रेसिडेंट की सीट का क्या करें? उन्होंने मेंशन ही नहीं किया। जैसे प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट उनका सारा कार्यभार संभालते हैं और वाइस प्रेसिडेंट का कार्यभार डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा संभालते हैं। लेकिन सब अवेलेबल है और वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो गई, तो अब क्या करें? वो मेंशन नहीं है। इसलिए आर्टिकल 64 में ये मेंशन किया हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो प्राइमरी रोल होता है ना, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन वाला, वो उनकी एब्सेंस में अब डेप्यूटी चेयरपर्सन निभाएंगे, जो कि हैं हरिवंश नारायण सिंह जी। ठीक है, ही इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और ये डेप्यूटी चेयरपर्सन है। ये समझ में आ गया है ना? गुड। फिर है ये आपके 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होता है या किसी कारण से प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, वो टूर पे चले जाते हैं ना, कहीं पे कोई मीटिंग है या कहीं पे कोई अवार्ड सेरेमनी या फंक्शन जो भी है, वो अपने ऑफिस की ड्यूटीज़ डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनकी ड्यूटीज़ निभाते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया। अब इस वक्त क्योंकि कोई वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में है ही नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया ही नहीं कि अब इनका सक्सेसर किसको बनाया जाए फॉर द टाइम पीरियड भी, और इनका इलेक्शन भी एज सुन एज पॉसिबल के ऊपर छोड़ दिया। अब इसी को लगता है कि 6 महीने का टाइम भी एज सुन एज पॉसिबल नहीं है, तो 6 महीने बाद में इलेक्शन का डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये 6 महीने का काम कैसे चलेगा फिर, है ना? तो ये चीज़ एक तरह से इसको यूँ मान लो कि लेकुना रह गया हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, प्रेसिडेंट की ड्यूटी कौन मैनेज करते हैं जब प्रेसिडेंट नहीं होते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट की कौन करते हैं? कन्वेंशन बना लिया कि डेप्यूटी चेयरपर्सन से उनका काम करवा लें अपन। ठीक है, ओके। अब ये आपके टेक्निकली पॉलिटी का पार्ट है, एब्सोल्युटली पॉलिटी का पार्ट है, और आप पॉलिटी की क्लास में इन चीज़ों को सीखेंगे भी, लेकिन मैं शॉर्ट में अपन पढ़ लेते हैं एक बार। आर्टिकल 64 आपको बताता है कि एक एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होना चाहिए राज्यसभा का। इनका क्या काम होता है? राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स और ऑर्डर मेंटेन करना और स्मूथ फंक्शनिंग को कंडक्ट करवाना। ठीक है, कई बार वीडियोस आती हैं, झगड़ा हो जाता है, पेपर फेंक रहे हैं एक दूसरे को, गाली गलौज चल रही है। ठीक है, वो सब कौन होता है जो इन सब हरकतों को टोन डाउन करवाते हैं? लोकसभा में स्पीकर होते हैं, अभी कौन है? ओम बिरला जी हैं। और राज्यसभा में कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, जो कि अभी नहीं है। तो अब कौन करेगा? ठीक है, पता चले कुर्सियाँ उठा के फेंक रहे एक दूसरे। कुर्सियाँ आई थिंक वो ना फर्श के अंदर ना उसको ड्रिल कर देते हैं, है ना, वो ज़रूरी है। पता नहीं, मैंने कहीं का वीडियो देखा था, कोई ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, वहाँ की पार्लियामेंट का मैंने वीडियो देखा था एक बार। ओ माय गॉड, अपन तो बहुत सभ्य लोग हैं उनके सामने। एनीवे, धनखड़ जी का टेन्योर जो है, अच्छा ये आपका एक पॉलिटिकल पॉइंट है, लेकिन ये समझने के लिए है कि इतने टर्मोइल्स और इतने डिस्टर्बेंसेस और इतनी ज़्यादा कैसे बोलूँ उसको, अपन बोलते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में, पंगाबाजी हो गई। ये सब होने के बावजूद भी राज्यसभा को स्मूथली फंक्शन करवाने का काम जो है वो कर पाए थे वो, है ना।
तो अपर हाउस लोअर हाउस का कोई फर्क नहीं होता, जब झगड़ा होना होता है ना तो फिर जोरदार ही हो जाता है पार्लियामेंट में। एनीवे अब एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 65 में आपका मेंशन है कि द वीपी एक्ट्स एज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी और प्रेसिडेंट्स इनेबिलिटी टू डिस्चार्ज ड्यूटीज विद धनखड़'s रेजिग्नेशन। अच्छा ठीक है, अब प्रेसिडेंट मुर्मू जी हैं, कल वो बीमार हो जाती हैं, भगवान ना चाहे उनको कुछ हो, लेकिन कल वो बीमार हो जाती हैं, तबीयत खराब हो जाती है, तो प्रेसिडेंट का ऑफिस भी ब्रेक ले लेगा। तो देश में ना प्रेसिडेंट है ना वाइस प्रेसिडेंट है, तो खतरनाक सिचुएशन है ना। हाँ, तो ये उसी के बारे में बात की गई है। ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का पार्ट बनते हैं, ऐसे पॉइंट्स, है ना, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ है। ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है, इसीलिए ये ज़्यादा बड़ी न्यूज़ भी है। ये सिर्फ इसलिए बड़ी न्यूज़ नहीं है कि और किसने उनको प्रेशर कर दिया होगा रेजिग्नेशन करने के लिए, प्रेशर वैसे कोई नहीं करता है, ये सब पॉलिटिकल बातें होती हैं, पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। ओके, राज्यसभा में, अच्छा इंडिया में राज्यसभा की ज़रूरत क्या है? हम तो डेमोक्रेसी हैं, तो हमें ये इनडायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स की और इनकी ज़रूरत क्या है ना। राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर्स का, 2 ईयर्स की रोटेशन होती है, यही होता है ना। इनकी ज़रूरत क्या है इंडिया को? इनकी ज़रूरत है क्योंकि हमें स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, राज्यों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आया है, ठीक है। वहाँ पर हर स्टेट को 2 सीट दी गई हैं, वहाँ पर थोड़ा सा इवन आउट किया हुआ है, अपने यहाँ पर पॉपुलेशन के बेसिस पे लिया है, ठीक है। दूसरी चीज़, इम्पार्शियल कंडक्ट ऑफ डिबेट्स, पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर, इनके ऊपर मतलब एक तरह से ना क्लास का ना मॉनिटर होता है, ठीक है। मैंने बहुत ही ज़्यादा लोकलाइज्ड एग्जाम्पल दिया है, पर अब समझ में आ गया। क्लास का मॉनिटर भी क्लास का ही मेंबर होता है। यहाँ पर ऐसा ही है कि क्लास को जब टीचर अवेलेबल नहीं है तो मैनेज करने का काम है। गुड। वाइस प्रेसिडेंट का रोल एज अ चेयरपर्सन क्या है? राज्यसभा की इंपॉर्टेंस को बताता है इन फेडरलिज्म। अपना फेडरल स्ट्रक्चर है विद अ यूनिटरी बायस। इंडिया में क्या कहते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर विद अ यूनिटरी बायस, यही कहते हैं इंडिया के लिए, है ना। इंडिया की पॉलिटी कैसी है? वी हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर विद अ यूनिटरी बायस। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है ना, ये राज्यसभा पूरा करता है। स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, फेडरलिज्म, है ना, उसको हैंडल करने का काम चेयरपर्सन का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का होता है। डेप्यूटी चेयरपर्सन का काम जो है, अभी वैकेंसी आई है तब जाके हाईलाइट हुआ है, ताकि स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन का काम है वो डिसकंटिन्यू ना हो या फिर वो हैम्पर ना हो, उसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन 2 एग्जाम्पल्स के ऊपर। ये 2 वो हैं वाइस प्रेसिडेंट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, है ना, जिन्होंने अपने टेन्योर में रिजाइन किया हुआ है। मैंने पहले क्या बोला था? धनखड़ जी से पहले भी ऐसे वाइस प्रेसिडेंट्स रहे हुए हैं जिन्होंने अपनी सीट को रिजाइन करके वेकेट किया है, लेकिन धनखड़ जी का रीज़न है हेल्थ रीज़न, जो उन्होंने लिखा है अपने रिजिग्नेशन में, ठीक है। उनका रीज़न उन्होंने पहली बार यूज़ किया है। भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपना ऑफिस हेल्थ रीजंस से वेकेट किया है। इन दोनों ने किस कारण से वेकेट किया था? इनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था 1969 में, और 1987 में वीवी गिरि जी और वेंकटरमन जी ने अपना ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वेकेट किया, रिजाइन किया, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में उनको पार्टिसिपेट करना था। तो अगर रेजिग्नेशन की बात करते हैं तो धनखड़ जी जो हैं वो 3rd वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और अगर आप रीज़न की बात करते हैं तो प्रेसिडेंशियल रीजंस ये दोनों हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले, और हेल्थ रीजंस के लिए धनखड़ जी फर्स्ट हैं, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है 66, 67, 68, और इनके जो सब क्लॉजेज हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। 67A, है ना, जिसमें रेजिग्नेशन की बात है। तो ये आपके लिए आर्टिकल्स डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। करंट अफेयर्स के नाम पे आपका करंट इवेंट्स का भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, और मेंस में आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आएंगे, राज्यसभा की इंपॉर्टेंस क्या है, फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, 4 क्वेश्चन हैं, 2 MCQs और 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, इनको देखना। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस? आज की क्लास का पहला पॉइंट वही था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 66, 68 और 69 नहीं आते तो चलेगा, वो तीनों भी आने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं सारे। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे इतनी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई है, मैंने देखा था न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इसकी न्यूज़ आई हुई है, ठीक है। अगर इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई है तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो अब who presides over the Rajya Sabha in the absence of the vice president following Jagdeep Dhankar ji's resignation in 2025 जुलाई? ठीक है, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो अब राज्यसभा को कौन प्रिसाइड करेगा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन तो गए, तो अब कौन आएंगे? डेप्यूटी चेयरपर्सन। डेप्यूटी चेयरपर्सन कौन है?
समझ में आ गया है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो तो सीनियर हैं, तो फिर वो ऐसा तो है नहीं कि वो जूनियर की सीट पे जाके बैठ के उनका काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो नीचे होता है उसको ऊपर प्रमोट करके काम करवाया जाता है, ऊपर वाले को नीचे नहीं काम करवाते हैं, वो डिमोशन होता है, पनिशमेंट पोस्टिंग वो वाली बात हो जाती है वो, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, उनके पास में ऑलरेडी अपना स्पीकर का काम है, लोकसभा कम अनरूली नहीं है, वो वहाँ पर अपने आप अपनी तरीके का हंगामा होता है, तो वो अपना सीट क्यों छोड़ेंगे। या फिर अगर वो अपना सीट नहीं छोड़ रहे तो इस वाले ऑफिस का भी अगर कार्यभार संभालेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, इनके पास में ऑलरेडी बहुत काम है, ये ही इज़ नॉट फ्री टू कंडक्ट डिबेट्स इन द पार्लियामेंट। समझ में आ गया। ये 2 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको सारा समझा दिया, इसलिए आपको लगा होगा कि ये तो बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, है ना। एग्जाम में इससे ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यही आता है। यूपीएससी एग्जाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आरपीएससी में भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चंस हैं। इवैल्यूएट द रोल ऑफ वीपी एज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा इन मेंटेनिंग पार्लियामेंट्री बैलेंस। अब ये पार्लियामेंट्री बैलेंस जो है ना, ये आपका फेडरलिज्म से रिलेटेड है, इनडायरेक्टली पूछा गया है। इनकी एब्सेंस में जो फिक्स टाइमलाइन है फॉर इलेक्टिंग अ न्यू प्रेसिडेंट, वो क्या है? कुछ नहीं है, एज सून एज पॉसिबल है ना, आर्टिकल 305, एज सून एज पॉसिबल, वो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। समझ में आ गया, गुड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं रेजिग्नेशन और इलेक्शन को लेके। रेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट को देंगे, आर्टिकल 67A को यूज करेंगे, ठीक है। और जो उनका इलेक्शन होगा वो ECI डिसाइड करेंगे आर्टिकल 324 में, और एज सुन एज पॉसिबल उनको इलेक्ट करवाना है, उनके ऊपर कोई टाइम बाउंड वो नहीं है, लिमिट नहीं है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंगल ट्रांसफर, अब ये सिग्निफिकेंस बता रहे हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं करना है कि STV होता क्या है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि STV को क्यों यूज़ किया जा रहा है, डायरेक्ट वोटिंग क्यों नहीं कर रहे। STV को क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस है ना। और इनडायरेक्ट है तो क्या हुआ, डायरेक्ट जैसा ही कर लो इसको भी, इनडायरेक्ट है तो क्या बात हो गई इसमें ऐसी, इनडायरेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम फर्स्ट, सेकंड और लेटर प्रेफरेंसेस को भी बढ़ावा देते हैं कि हमें पता चले कि आपकी मजबूरी तो नहीं है वोट करना, आपकी चॉइस है ना वोट करना, और अगर ये नहीं हो या फिर किसी कारण से इनको हटा दिया जाता है तो आपकी क्या चॉइस रहती है, ये सब पता करना होता है, तो आपको STV यूज़ करना है। तो फिर कॉमन पब्लिक के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं इसको, उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन क्यों कर रखे हैं, बस जाओ अपना नाम चुनो, एक बटन दबाओ और आ जाओ वापस घर पे, उनको भी ये दे दो। इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, आपको करोड़ों करोड़ों लोगों से वोट करवाना है, महीनों लग जाएंगे वोट ही महीनों क्या सालों लग जाएंगे, वोट ही करते रह जाओगे, ठीक है। तो ऐसा हम पब्लिक के लिए यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैं, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, 1000 से कम है, मैनेज कर सकते हैं, 2000 500,000 को भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फिर काय को करना है इतना, ठीक है। PR/STV आपका, उसका ये सिग्निफिकेंस है। समझ में आ गया। आज की क्लास ओवर हो गई है, ये रनिंग टॉपिक था और मैंने नोटिस किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बहुत कोई कवर नहीं कर रहे हैं, स्पेशली मीडिया के ऊपर तो बिल्कुल यकीन नहीं है मेरे को तो अब तो, ठीक है। तो इसलिए मैं टॉपिक लेकर आई, और एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है, जस्टिस वर्मा के ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, उसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट। ओके, चलो, थैंक यू।